दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग को यो गुरु कर आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने बारात का प्रचलन कैसे हुआ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सुनिए बड़े गौर से। सत साहेब। विवाह करके देख लियो, जिसने देखी जेल नहीं। जैसे जेल में चार दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता अपने परिवार के पोषण के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी चार दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूरी पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिताजी ने भी विवाह किया, अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामोक तथा कथा सुनाकर तथा राग रागनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित समाज में आग लग जाती है, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए, आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण है, जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप सामाजिक मर्यादाओं को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनाना अनिवार्य है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना अनिवार्य है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। बारात का प्रचलन कैसे हुआ? पुराने जमाने में राजा लोगों से प्रारंभ हुआ। लड़के के विवाह में सेना लेकर जाते थे। रास्ते में राजा की सुरक्षा के लिए सेना जाती थी, जिसका सब खर्च लड़की वाला राजा वहन करता था।
सेठ साहूकार दहेज में अधिक आभूषण तथा धन देते थे। वे गांव के अन्य गरीब वर्ग के व्यक्तियों को दिहाड़ी पर ले जाते थे। जो सुरक्षा के लिए होते थे उनको पहले दिन लड़की वाला अपने घर पर मिठाई खिलाता था। लड़की वाले से प्रत्येक रक्षक को एक चांदी का रुपया तथा एक पीतल का गिलास दिलाया जाता था। जो गरीब वर्ग अपनी गाड़ी तथा बैल ले जाते थे उनको कुछ अधिक राशि का प्रलोभन दिया जाता था। पहले जंगल अधिक होते थे, यातायात के साधन नहीं थे, इस प्रकार यह बारात परंपरा बन गई। उस समय अकाल गिरते थे, लोग निर्धन होते थे, कोई धनी अकेला मिल जाता था जो उसको लूटना आम बात थी। इस कारण से बारात रूपी सेना का प्रचलन हुआ। फिर यह एक लोक दिखावा परंपरा बन गई जिसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भात तथा न्योता न्यौछावर कैसे चला यह भी सुनिए। उसका मूल भी बारात का आना, दहेज का लेना, बारात ले जाने के लिए लड़के वाले द्वारा मिठाई खिलाना, लड़की वाले के लिए भी उस बारात के लिए मिठाई तथा रुपया गिलास देना आदि के कारण भात तथा न्योता प्रथा प्रारंभ हुई। न्योता समूह में गांव तथा आसपास गंवाड़ गांव के प्रेमी प्यारे व्यक्ति होते हैं। जिसके लड़के या लड़की का विवाह हो तो अकेला परिवार खर्च वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए लगभग 100 या अधिक सदस्य उस समूह में होते हैं। जिसके बच्चे का विवाह होता था तो सब सदस्य अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार न्योता धनराशि विवाह वाले के पिता को देते हैं। कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई कम, कोई अधिक, जो एक प्रकार का निःशुल्क उधार होता है। उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता, सबको न्योते का धन लिखा जाता है। प्रत्येक सदस्य का वही डायरी में प्रत्येक विवाह पर दिया न्योता लिखा होता है। इस प्रकार विवाह वाले परिवार को धन की समस्या नहीं आती है। भात भी इसी कड़ी में भरा जाता है। बहन के बच्चों के विवाह में कुछ कपड़े तथा नगद धन देना भाई द्वारा की गई सहायता भात कहलाता है। जो धन बहन को लौटाना नहीं होता, जिन बहनों के भाई नहीं हैं वे उस दिन अति दुखी होती हैं, एकांत में बैठकर रोती हैं। लड़कों संतान उत्पन्न होने पर माई के बालों की ओर से जच्चा के लिए घर का देसी शुद्ध घी, कुछ गोंद घी आटा भूनकर तथा गोला अजवान काली मिर्च का मिश्रण गोंद कहलाता है। नवजात बच्चे के छोटे छोटे कपड़े, झंगुले भी मायके वाले तथा लड़की की नंदों द्वारा लाए जाते हैं। यही परंपरा है। जो कपड़े 1 वर्ष के पश्चात व्यर्थ हो जाते हैं, इस तरह की परंपरा को त्यागना है, क्योंकि जीवन के सफर में व्यर्थ का भार है। आप अपनी बेटी की सहायता कर सकते हैं, जैसे गाय भैंस लेनी है।
बेटी की वित्तीय स्थिति कमजोर है तो उसको नगद रुपए दे सकते हैं। बेटी का आपकी संपत्ति में से हक दे सकते हैं अगर बेटी लेना चाहे तो। बेटी को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर धन ले ले परंतु फिर लौटा दे। परमात्मा पर विश्वास रखे, आपका सम्मान बना रहेगा। इन सब का समाधान है कि विवाह को सूक्ष्म वेद के अनुसार किया जाए। आप जी ने 4 वेद सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, परंतु 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म जी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से अमृत वाणी द्वारा प्रदान किया है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गुरु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उसी 5वें वेद के अनुसार विवाह रस्म करते हैं, जिसमें कोई उपरोक्त परंपरा की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह पर तथा अन्य अवसरों लड़के लड़की वाले पक्ष को कोई खर्च नहीं करना होता, केवल कन्यादान यानी बेटी दान करना है। लड़की अपने पहनने के लिए केवल 4 ड्रेस ले जा सकती है, जूता तो पहन रखा है बस। जिस घर में जाएगी वह परिवार उस बेटी को अपने घर के सदस्य की तरह रखेगा। अपने घर की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्य सदस्य के समान सर्व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। बेटी अपने माता पिता भाई भाभी पर कोई भार नहीं बनेगी। जब कभी अपने मायके आएगी तो कोई सूद तथा नकदी नहीं लेगी, जिस कारण से भाभी भाई को भी प्यारी लगेगी। भाभी को ननद इसलिए खटकती है कि आ गई 4-5 हजार खर्च करवा कर जाएगी, परंतु हमारी बेटी सम्मान के साथ आएगी और सम्मान के साथ लौट जाएगी। अपने मायके वालों से कोई वस्तु नहीं लेगी, जिससे दोनों पक्षों का परस्पर अधिक प्रेम सदा बना रहेगा। भक्ति भी अच्छी होगी। इस प्रकार जीने की राय पर चलकर हम